गुड मॉर्निंग एवरीवन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रूब्रिक्स के विषय में देखा था। आज हम लोग कंपेयर करेंगे पेशेंट लैंग्वेज, रिपोर्टरी लैंग्वेज, है ना, रोगी की भाषा और रिपोर्टरी की भाषा, जिसको कि आप लोग रूब्रिक्स के नाम से आप लोगों ने जाना है। और हम लोग इसको रूब्रिक्स को, क्योंकि रूब्रिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके पहचान करके ही आप सही दवा के पास में पहुंच सकते हैं। अगर सही रोगी की भाषा को आप समझ गए हैं, उसे सही ढंग से आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया है रूब्रिक्स में, उसका सही रूब्रिक्स का चुनाव हो गया है, तो कोई कारण नहीं होता है कि दवा काम नहीं करेगा। उसे जो निकल करके दवा आता है वह बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पेशेंट्स लैंग्वेज वर्सेस रिपोर्टरी लैंग्वेज। हम लोग देखते हैं होम्योपैथी में क्या है। होम्योपैथी को कहते हैं कि होम्योपैथी जो है सो बोथ मैथमेटिक्स है और पोएटिक है। एक कविता भी है, जैसे कविता बनाते हैं तो सभी को संजोग करके शब्दों का इस तरह से विन्यास करते हैं कि शब्द एक दूसरे पर ऐसा मिल जाए कि एक बहुत अच्छा सुनने में लगे। तो ये एक होता है। और दूसरा मैथमेटिकल इसलिए भी होता है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस हमारा ये होम्योपैथी का के में हम लोग को सीखना पड़ता है। एक साथ हम लोग मैथमेटिक्स भी करते हैं और हम लोग इसके साथ में एक कविता भी बनाते हैं। यानी कि लिटरेचर और मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा समन्वय है ये आपका होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। Communicating across the language barrier is challenge for clinicians and health system। सारी दुनिया में, खाली होम्योपैथी में नहीं, क्योंकि रोगी जो आवाज़ करते हैं, रोगी जो बात करते हैं, वो बात जो है सो हर एक जगह पर उनकी भाषा को समझना, ये पूरी दुनिया के लिए, हर एक सिस्टम ऑफ मेडिकल खास करके हेल्थ साइंस के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए ये एक चैलेंज हम लोगों के पास में होता है। और हर एक रोगी को अपना तरीका होता है अपने प्रॉब्लम को कहने के लिए, है ना। वो आपसे मदद चाहते हैं, वो आपके सामने में गिड़गिड़ाते हैं, वो आपसे बहस करते हैं, वो आपके सामने में रोते हैं, आपके साथ में आपको प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो इतनी सारे चीज़ों के बीच से, है ना, इतने सारे चीज़ों के बीच से आपको उनकी बात को निकाल करके ले लेना, बात को समझ लेना एक आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और उस समय में अगर आपका दिमाग वहाँ पर व्यवस्थित ना हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और इनकी भाषा को हम लोग कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड है, माने भाषा एक जैसा नहीं है और हमेशा अपने पिक्यूलियर टोन में बोलता है। एक ही बात को बोलेगा, लेकिन हर एक रोगी जो है सो अपने ढंग से बोलेगा और उनके शब्द और लैंग्वेज में उनका एक खास तरीका होता है। दे हैव देयर ओन मीनिंग फॉर द वर्ड्स। और एक और बात होता है, हर एक शब्द के लिए वो अपना एक दिमाग में अर्थ बैठा के रखे रहते हैं। आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका शब्द का अर्थ अलग होगा और उनके दिमाग में वो शब्द अलग होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक और जगह के हिसाब से भी होता है। एक रोगी मुझे आया और मुझे कहा कि मैं आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। मैं पूछा किस तरह का मीठा खाते हैं? रसगुल्ला? नहीं डॉक्टर साहब, रसगुल्ला मीठा नहीं होता है। अरे, मैं कहा कि रसगुल्ला मीठा नहीं होता है। तो मैं बोला कि अच्छा, और मिठाई का नाम मैं लिया तो वही बोल रहा है कि नहीं वो मीठा नहीं होता है। तब मैं पूछा कि तो आप बताओ कौन सा मीठा खाते हो, कौन सा मीठा आपको पसंद है, कैसा मीठा पसंद है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, हम सब्जी में जब मेरा मीठा कम हो जाता है। हम लोग सब्जी में मीठा डालते हो, चीनी डालते हो? नहीं चीनी नहीं डालते हैं डॉक्टर साहब, उसमें मीठा डालते हैं। अब चीनी और मीठा मेरे को कंफ्यूजन में था। तो मतलब क्या था कि गुजराती लैंग्वेज में जो है सो वहाँ पर मीठा को ही लोग ये नमक को ही मीठा बोलते हैं उनके खास। अब देखो कितना शब्द का हेर फेर है
है ना। तो हर एक जगह पर इसको बात को समझना पड़ेगा कि शब्दों का हेर फेर जो है हम लोगों को उससे निकलना पड़ेगा। और इस शब्द का हेर फेर अगर नहीं निकल पाते हैं, आप उसी के भाषा में हम लोग अगर हम मिठाई खोजने लगते, डिजायर फॉर स्वीट्स ही लेने लगते, तो हमारा तो बात गलत हो जाता। वो तो डिजायर फॉर सॉल्ट की बात कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ डिजायर फॉर स्वीट्स। इसी तरह से कोई रोगी आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब हमको रोने का मन करता है। तो मैं बोला कि रोने में आपको क्या परेशानी है, रो लीजिए। नहीं रोने मैं तो, लेकिन कोई मिलता नहीं है रोने के लिए। अरे मैं रोने के लिए, आपके साथ में कोई सांस देगा रोने के लिए? मैं ये था। तो रोना को वो कह रहा था किसी से शेयर करना, बातचीत करना, उसके साथ में कोई वार्तालाप करना। तो एक सबका एक अपना अपना जगह का खासियत होता है। कोई व्यक्ति अपने ढंग से अपना शब्द बना लेता है। यही बात जो है सो रोगी के से का भाषा को हम लोग कहते हैं। और ऑर्गेनाइज कोई भी उसका महत्व नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात होता है इस चीज को समझना। और जब आप इसको समझ लेते हैं, उसके लिए बार बार आपको पूछना चाहिए उसने किस तरह से बोल रहा है, उसका अभिव्यक्ति कैसा है। ये बार बार अगर पूछेंगे तो आपको उसका अर्थ जो है सो समझ में आ जाता है। अब जब समझ में आ जाता है तो आप उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। वो डिजायर टू टॉक है, डिजायर टू कन्वर्सेशन डिजायर फॉर हो गया, है ना। वहां पर सॉल्ट डिजायर पर हो गया, तो बात तो बदल गई। लेकिन डिजायर फॉर कन्वर्सेशन को रिपोर्टरी में कैसे देखेंगे, फिर डिजायर फॉर सॉल्ट्स को रिपोर्टरी में कैसे देखेंगे, ये भी एक समस्या है। क्योंकि जिसने रिपोर्टरी तैयार किया उसकी भी अपनी भाषा है ना। जहां पर रिपोर्टरी तैयार किया गया उसकी भी अपनी भाषा है, और जिसने तैयार किया गया उसकी अपनी भाषा है। केंट की भाषा अमेरिकन भाषा है, बाहर के। आपको बॉनिगिसेंस की भाषा आपको जर्मन है। तो अब जर्मन भाषा में उस शब्द का क्या उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर आपको फ्रेडरिक स्ट्राइन्स को देख लीजिए जो सिंथेसिस रिपोर्टरी है, ये आपको बेल्जियम के रहने वाले हैं। तो इनकी भाषा एक अलग है। आप सोचते हो कि इंग्लिश में तो है लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश को ही 3 जगह पर 3 तरीके से लिखा हुआ है। उसके जैसे कि आपका हिंदी जो है सो यहाँ पर भोजपुरी में, मैथिली में और मगही में, ऐसा कई एक भाषा में हिंदी को ही तो बोलते हैं ना। तो ये जो अनऑर्गेनाइजेशन है, इसमें से एक जो समरी निकालना पड़ता है, यही आपका एक चैलेंज है, आपकी ड्यूटी है। और इसी को हम लोग कहते हैं रूब्रिक्स बनाना। इसी का काम को हम लोग रूब्रिक्स बनाना कहते हैं, ठीक है ना। ब्रिजिंग द लैंग्वेज बैरियर इज नेसेसरी। सबसे जरूरी क्या है, हमको जो लैंग्वेज के बीच में जो एक गैप बन गया है, एक पुल बन गया है, वह सबसे बड़ा जरूरी है। टू अराइव एट द राइट रूब्रिक्स, क्यों सही रूब्रिक्स के पास में होते। टू अवॉइड क्लिनिकल एरर, क्या होगा उससे, हमें क्लिनिकल जो है सो गलतियां दूर हो जाएगा। फिर प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड केयर, और उससे हम पेशेंट के पास में, पेशेंट का नजदीक पहुंच करके, और कंप्लाई विद द लीगल एंड रेगुलेटरी मैंडेट्स, ये भी जरूरी होता है। क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को ये करेंगे, बताएंगे, तो आप उसके सर्टिफिकेट देंगे, तो वहां पर आपको लीगल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा और रेगुलेटरी मैंडेट्स में लिखना पड़ेगा। अगर आपने भाषा को समझे बिना आपके, तो वो आप उसको बीमारी कुछ है और आप कुछ लिख देंगे तो एक समस्या हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं पेशेंट लैंग्वेज। इसको कहते हैं प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशंस। हम लोग तो प्रोफेशनल है ना, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो ये प्रोफेशनल हुआ। ये तो पेशेंट लैंग्वेज, और ये जो हमारा किताब की भाषा है, हमारा प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है, रूब्रिक्स। हम लोग जिस भाषा सिम्टम्स नहीं बोलते, हम लोग रूब्रिक्स बोलते हैं पहले। ना होल सेंटेंस ड्यूरिंग द नरेशन गिव्स ए सिंगल मीनिंग। एक लंबा सा लाइन बोलेगा रोगी और उसका एक ही अर्थ होता है। समटाइम्स दे टेक लॉन्गर एक्सप्लेनेशंस, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक लगातार बोलता जाता है, लेकिन उसका अंत में नतीजा तो एक ही आता है। एक्सप्लेनेशन इन मेनी जो है सो सेंटेंसेस, बट द एंड विल कंक्लूड इन वन थीम। कई एक सेंटेंस में बोलेगा, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका अर्थ
एक ही है, ठीक है ना। द पेशेंट मस्ट कन्फर्म, पेशेंट मस्ट कन्फर्म, है ना। पेशेंट को क्या कन्फर्म करना है? पेशेंट को क्या कन्फर्म करना है? पेशेंट को कन्फर्म करना है कि जो भाषा वो है वो सही है। So never assume you have a correct interpretation of the symptoms without confirmation from the patient. कभी ये मत सोच लीजिए कि आपने सही समझ लिया, जब तक कि आप बार बार उसको नहीं पूछेंगे। That is never even interpret from your own imagination. अपनी कल्पना से भी मत आप ये इसको ऐसा सोचिए, ठीक है। लाइफ स्टोरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, इसके लिए हमको क्या जरूरी है? उसके लाइफ स्टोरी को। आफ्टर लिसनिंग टू द होल केस हिस्ट्री ड्यूरिंग केस टॉकिंग टेकिंग प्रोसेस वी नो द लाइफ विच हेल्प्स टू परसीव द पेशेंट एज ए होल। हम लोग बहुत समय में भाषा को नहीं समझते, लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद में उसकी भाषा समझ में आ जाती है। पेशेंट हिस्ट्री प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग फॉर जनरल सिम्टम्स, कॉजेशन फैक्टर, है ना। आपको जनरल सिम्टम्स, कॉजेशन फैक्टर्स, ये सभी चीज़ की जानकारी आपको जब पेशेंट से बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। डिफ्रेंशिएशन और द जनरल एंड द पर्टिकुलर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ को आपको समझ में आने लगता है जब पूरा इतिहास सुनते हैं तब। तो एक दो लक्षण पर जब इलाज करने के लिए आप जब सोचते हैं तो वह कभी भी आपका सफल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री डिटेल्स में सुना करते हैं। तो क्या क्या काम है हमारा? ट्रांसलेटिंग द पेशेंट लैंग्वेज इनटू द रूब्रिक्स, वी हैव टू कन्वर्ट द पेशेंट सिम्टम्स इनटू द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी। सो नो द पेशेंट, हमको क्या करना है? रोगी को पहचानिए और उसी से, और फिर दूसरा काम रिपोर्टरी को पहचानिए। किस रिपोर्टरी में खोजना है? तो रिपोर्टरी को भी पहचानना है, रोगी को भी पहचानना है, और इससे आप ट्रांसलेट करके वहां पर सिम्टम्स के पास में पहुंच सकते हैं। यही आपका एक प्रोसेस है। We must know for which repertory we are making the translation. किस रिपोर्टरी के लिए कर रहे हैं? केंट के लिए कर रहे हैं, बॉनिगेसेंस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? रिपोर्टरी को इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स तो कहते ही हैं, लेकिन सिम्टम्स को जो डॉक्टर ने जिसने जिस ढंग से जिस भाषा में लिखा है, भाषा एक अंग्रेजी जिसको कहते हैं वो एक जनरल भाषा हो जाता है। अंग्रेजी जो है सो एक जनरल भाषा हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी ही एक अकेला नहीं होता है। अंग्रेजी के अंदर में भी कई एक भिन्नता है। अमेरिकन अंग्रेजी अलग है, ब्रिटिश अंग्रेजी अलग है, जर्मन अंग्रेजी अलग है। अलग अलग कंट्री में जाइएगा तो आपको अलग अलग भाषा मिलेगा। इसलिए आप लोग इस बात को जरूर से जानिए कि आप जो रिपोर्टरी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑथर कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है ना, और वह किस तरह का भाषा का इस्तेमाल करेगा। यह जब तक ले आप उसके साथ में बैठिएगा नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नोइंग द रिपोर्टरी बैकग्राउंड, इसके लिए क्या करना है? आपको रिपोर्टरी का बैकग्राउंड समझना है राइट रूब्रिक्स को समझने के लिए। केंट का बैकग्राउंड और फिलोसॉफी क्या है, इसको आप केंट अगर यूज करते हैं, उसी तरह से सिंथेसिस रिपोर्टरी का बैकग्राउंड क्या है, उसके बैकग्राउंड को जाना होगा, उसके फिलोसॉफी को जाना होगा, उसके स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड को जानना उसको आपको जरूरी है। इसलिए जब आप रिपोर्टरी पढ़ते हैं और रूब्रिक्स पढ़ते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर को जरूर से पढ़िए। केंट रिपोर्टरी का इंट्रोडक्शन चैप्टर, सिंथेसिस रिपोर्टरी का ब्लूप्रिंट, बॉनिगेसेंस का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, बोगर बॉनिगेसेंस का कई एक बार पढ़ डालिए। एक बार नहीं, कई एक बार पढ़ जाइए, आपको रिपोर्टरी बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। To understand the philosophy of repertory, we must read the preface and introduction first. पहले क्या करना है? रिपोर्टरी के प्रीफेस को भी पढ़ना है और उसके इंट्रोडक्शंस भी पढ़ना है। The Frederick Schwanz has informative introductions to synthesis. उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, है ना। कंप्लीट ब्लूप्रिंट एक पतली सी कई एक पन्नों में है ब्लूप्रिंट सिंथेसिस का, जो सिंथेसिस रिपोर्टरी कैसे बना, कैसे है, क्या उसका आधार है, सारा उसमें है। और अगर ब्लूप्रिंट एक बार आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि पूरा सिंथेसिस रिपोर्टरी का कुंजी आपके हाथ में हो जाता है, चाबी आपके हाथ में हो जाता है, ठीक है ना। रूब्रिक्स आर द प्लेस्ड अंडर द एप्रोप्रिएट चैप्टर। कहाँ पर है रूब्रिक्स? हर एक रूब्रिक्स अपने अपने चैप्टर में है। इसलिए पर्टिकुलर चैप्टर कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए हमें पर्टिकुलर चैप्टर और डिफरेंट चैप्टर का
भी जानकारी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट, एक बात और है, हम सोच रहे हैं क्या कुछ और मिल रहा है कहीं कुछ। अगर आप सोच रहे हो कि दांत पीसने में, गुस्सा में दांत पीसता है मैनिकल रेज में, तो दिमाग में निश्चित रूप से कभी कभी आता है कि ये गुस्से में ये तो माइंड में मिलेगा, लेकिन माइंड में ढूंढते रह जाइए, नहीं मिलेगा। एंगर रूब्रिक्स के अंदर में, सब रूब्रिक्स में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। ग्राइंडिंग टीथ, तो अब ये टीथ चैप्टर में टीथ खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट। तो ये टीथ में मिलेगा ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग में तो रात में जो बच्चे लोग दांत किटकिटाते हैं, ग्राइंडिंग ड्यूरिंग द स्लीप, ग्राइंडिंग ड्यूरिंग द विद द ठंडा से भी लोग कट कट करता है, और वहीं पर लिखा हुआ है ग्राइंडिंग मैनिकल रेज ड्यूरिंग, है ना, गुस्सा में दांत पीसता है, ये वहां पर लिखा हुआ है, जबकि ये माइंड का होता है। तो इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट, जहां पर होना चाहिए वहां नहीं है, और ऐसा हर एक रिपोर्टरी में है। इस तरह का एग्जाम्पल आपको हर एक रिपोर्ट में मिलेगा। इसीलिए इस अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट के लिए आपको डिफरेंट चैप्टर में उसका मीनिंग, जैसे मैंने दांत से खोजा कि दांत से वहां पर जाकर के मिलेगा, तो दांत में जाकर के मुझे यह मिल गया, ठीक है ना। मेनी मेंटल रूब्रिक्स लाई स्कैटर्ड इन द डिफरेंट चैप्टर्स, बहुत सारे रूब्रिक्स जो हैं सो अलग अलग चैप्टर में है, जैसे ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग द मैनिकल रेज, हेड पेन ड्यूरिंग द एंगर, है ना, एंजाइटी चेस्ट इन, फेस का एक्सप्रेशन, है ना, गुस्सा में, रोने का, ये आपको फेस चैप्टर में जाकर के मिलेगा। इस तरह से आपका, मैं एग्जाम्पल में ये दे रहा हूँ, आप इसको खोजेंगे तो मिलता जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस रेफरेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अराइविंग एट द राइट रूब्रिक्स। क्रॉस रेफरेंस हुआ करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइड होता है आपको सही रूब्रिक्स के पास में पूछने के लिए। और यह डिसिमिलर, डिफ्रेंसिएशन, एक जैसा लगता है, लेकिन आप वहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से दूसरे अपने अपने जगह पर पहुँच सकते हैं। और मेडिसिन भी वहाँ पर आपका गाइड, कभी कभी हम लोग के दिमाग में रोगी को देखने से लगता है कि ये नक्सभूमिका है, और जब रूब्रिक में देखते हैं तो नक्सभूमिका है नहीं, तो यहाँ भी हमको गाइड हो जाता है कि हो सकता है कि ये दूसरा रूब्रिक्स होगा। तो ये सब क्रॉस रेफरेंस की व्यवस्था के तहत होता है, ठीक है ना। ट्राइंग अल्टरनेटिव चैप्टर, है ना, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे, है ना। जैसे कैनॉट फाइंड इंसाइट इनटू द पेशेंट फीलिंग, अगर पेशेंट जो अपना सोच रहा है, महसूस कर रहा है, तो हमको उसको डेल्यूजन या ड्रीम में देख सकते हैं। इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, द प्रैक्टिशनर विल फाइंड ए पाथ फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ देयर पेशेंट टू द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी। चूजिंग दैट पाथ विल led to steadily to the proper remedy, ठीक है। रियलिटी वर्सेस डेल्यूजन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं सो वास्तविक बात नहीं बोलते हैं, और इसके कारण हम लोग मिट्रिया मेडिका में और रिपोर्टरी में इंटरप्रिटेशंस गलत हो जाता है। माइंड का जो जितना भी ऑब्जर्वेशन है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस प्लेन में है। तो मेंटल सिम्टम्स जब आप ध्यान दे रहे हो तो कॉन्शियस सिम्टम्स और डेल्यूजनल सिम्टम्स, क्योंकि डेल्यूजन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसे अलग चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन माइंड के अंदर में दिया हुआ है, तो वह डेल्यूजनल सिम्टम्स को और रियलिटी सिम्टम्स को, है ना। तो डेल्यूजन और रियलिटी में आपको समझना पड़ेगा डेल्यूजन क्या होता है और रियलिटी क्या होता है। ये सारे चैप्टर के साथ में ये लागू होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रूब्रिक्स टू कंप्लीट द मीनिंग, कभी कभी एक रूब्रिक्स में अर्थ पूरा नहीं होता है, तो 2 या 2 से अधिक रूब्रिक्स लेना पड़ता है, ठीक है ना। 2 रूब्रिक्स लेंगे तब मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। पेशेंट लैंग्वेज ऑफन ब्रिंग्स मीनिंग विच ऑब्जर्व इन 2 और मोर रूब्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी सी दैट फाइंडिंग क्रॉस रेफरेंस प्लेज ए लार्ज रोल इन सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट रेमेडी। Combining related rubrics is also very important because we want to consider all the possible remedies in our analysis. हमारा उद्देश्य क्या है, सारे दवा हमारे सामने आ जाए तो हमको चुनाव सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि आप डिक्शनरी का कितना इस्तेमाल करते हो। इसीलिए आपको डिक्शनरी को हमेशा
अपने साथ में रखना चाहिए। 2 डिक्शनरी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो मेडिकल डिक्शनरी रखना चाहिए और दूसरा एक वेबस्टर का डिक्शनरी रखिए, क्योंकि अधिकांश शब्द जो है सो वेबस्टर के डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। So, persistence, perfection, patience, power, prioritization, your passion at keeps you sane. पागल होने से बताता है। Persistence, लगे रहना, perfection, एकदम सही हो जाना, धैर्य, पावर, शक्ति, है ना, प्रायोरिटाइजेशन, आप उसको महत्व देना, और आपका पैशन, आपका उसमें जुनून, यही है आपके सफलता का राज और आपका सही दिमाग को सही, अन्यथा क्या हो जाइएगा, रिपोर्टरी में आप पागल हो जा सकते हैं। ऐसा क्रिस जेमी फिलोसॉफी ने कहा है। सो आज हम लोगों ने इस रिपोर्टरी के माध्यम से, इस छोटे से लेक्चर के माध्यम से रूब्रिक्स पे कन्वर्सन की बात किए, समझे हैं। हम लोग को इस तरह से और भी हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज का इस हाँ, तो आज का हमारा ये जो शेयरिंग्स है हम लोगों का,